सभी व्यूवर्स को रविशंकर का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट बुक के सेकंड निबंध के बारे में। पहला निबंध हमने द रूट्स ऑफ ऑनर कल चर्चा किया था। आज हम द वेन्स ऑफ वेल्थ रिटन बाय जॉन रस्किन की चर्चा करेंगे। ये एक इकोनॉमिकल प्लॉट का निबंध है। इसमें इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है किस तरीके से जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनमें और वर्कर्स के बीच में रिवालरी उत्पन्न होती है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम इसके प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। द वेन्स ऑफ वेल्थ नामक निबंध, जो रस्किन की प्रसिद्ध रचना अनटू दिस लास्ट से लिया गया है, का एक भाग है। समकालीन राजनीतिक मितव्ययिता पर आधारित है। इस निबंध में रस्किन सुझाव देता है कि राजनीतिक व्यवस्था, समुदाय या राष्ट्र में धन का प्रसार मनुष्य शरीर में रक्त से मिलता जुलता है। नाड़ी में शिराएं, हृदय में रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां होती हैं। रस्किन शिराओं के उस रूप में मनुष्यों की कल्पना करता है जो मनुष्य के हृदय रूपी राज्य में जीवन देने वाला धन ले जाती हैं। यहाँ एक सुझाव और भी है कि सच्चा धन मनुष्य की शिराओं या स्वर्ण की किसी चट्टान की दरार में नहीं पाया जाता बल्कि मनुष्यों में पाया जाता है। तो शुरू करते हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्री सहमत हैं कि सामान्य प्रकार के लाभ सामाजिक आचरण के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन वे इस प्रकार के लाभों को महत्व के लिहाज से स्वीकार करने की घोषणा कभी नहीं करते हैं। उनका विज्ञान केवल धनवान बनने का विज्ञान है तथा लोग जो इसका प्रत्यक्ष बोध करते हैं धनी बन जाते हैं, जबकि अन्य गरीब हो जाते हैं। प्रत्येक पूंजीवाद तथा व्यापारी जानता है कि किस तरह से धन कमाया जाता है तथा किस तरह से यह चला जाता है। अतः पूर्ण तथ्यों के बल के विरुद्ध तर्क की चालों का प्रयोग निरर्थक है। रस्किन उनसे सहमत है कि धनी लोग धन कमाना तथा खोना जानते हैं। रस्किन आक्षेप करता है कि व्यापारी एक लंबे समय से दांव पेचों का अनुसरण कर रहे हैं और इसलिए वे बेईमानी के खेल के प्रत्येक पत्ते के बारे में जान चुके हैं। वे अपनी हानि तथा लाभ के तर्क प्रस्तुत करते हैं। अब तक यह सही है, लेकिन रस्किन महसूस करता है कि व्यापारी यह नहीं जानते कि वे किसकी छत उठाकर जीतते हैं, या क्या सुरक्षा या जमानत है कि वे जो खुद जीतते हैं उसे हमेशा प्राप्त करेंगे। वही पत्ते जो उनके लिए लाभ उत्पन्न कर रहे हैं उनके शत्रु हो सकते हैं और तब जीतने के बजाय वे खेल हार सकते हैं। वे गुप्त कमरे जिसमें वे अपना गुप्त व्यापार चलाते हैं उनके लिए बुरा भाग्य ला सकता है और उनका भविष्य अनिश्चित हो सकता है। उनके आत्महित तथा आत्म उद्देश्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं तथा लंबी दौड़ में उनका जीवन खराब तथा बर्बाद हो सकता है। वे केवल व्यापारिक संबंधी मितव्ययिता के नियमों को जानते हैं, लेकिन उनको राजनैतिक मितव्ययिता के नियमों का ज्ञान नहीं होता है। व्यापार के लोग धन शब्द के अर्थ को नहीं समझते हैं। यह एक सापेक्ष शब्द है तथा गरीब शब्द के लिए इसका विरोध किया जाता है। धन व्यक्ति के धन में शक्ति होती है, धनी व्यक्ति के धन में शक्ति होती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है। धन दौलत उस विद्युत की तरह शक्ति है जो केवल असमानताओं या प्रतिवादों के जरिए कार्य करती है। अतः रस्किन लोगों से अपेक्षा करता है कि वे राजनैतिक तथा व्यापार संबंधी मितव्ययिता के मध्य अंतर समझें। राजनैतिक मितव्ययिता साधारणतः उत्पादन, सुरक्षा तथा वितरण पर निर्भर करती है। यह सभी लाभदायक कार्यों को सम्मिलित करती है, जबकि व्यापार संबंधी मितव्ययिता का कार्य व्यक्तियों के हाथों में संचय होता है। व्यापारिक धन को वास्तविक धन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। जो वास्तविक धन अन्य किसी धन की अपेक्षा अचल है, क्योंकि पहले के बिना दूसरा बेकार है। धनवान बनने की कला का केवल यह मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति स्वयं के लिए काफी धन एकत्रित करना जानता है। इसका अर्थ इस तरह से वस्तुओं को व्यवस्था करने की कला से भी है कि अन्य गरीब हो जाते हैं तथा एक व्यक्ति उनकी सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अन्य शब्दों में, धन प्राप्त करने की क्रिया उन लोगों के शोषण की ओर भी संकेत करती है
इसका अर्थ समाज में भेदभाव उत्पन्न करने की कला से है तथा जितना अधिक यह भेदभाव होता है उतना ही अधिक धनी लोगों के शक्ति तथा धन का महत्व होगा। इस प्रकार के भेदभाव धनी लोगों को हमेशा लाभ देते हैं क्योंकि वे अपने धन की शक्ति तथा महत्व को बढ़ाते हैं। अतः धनवान होना धन तथा आय में ऐसी असमानताओं के निर्माण की ओर भी संकेत करता है। धन की ऐसी असमानता या तो लाभकारी हो सकती है या हानिकारक। यह मान लेना गलत है कि ऐसी असमानता लाभकारी है। इस असमानता का लाभपन उन तरीकों पर निर्भर करता है जिन तरीकों से इसे पूरा किया गया है, और दूसरा उन उद्देश्यों पर निर्भर करता है जिनके लिए यह आवेदित किया गया है। रस्किन राष्ट्र में धन के प्रसार की तुलना शरीर में रक्त के प्रसार से करता है। शरीर में रक्त का तेज संचार स्वास्थ्य तथा बीमारी दोनों लक्षण हो सकता है। आनंदपूर्ण भावनाएं या स्वास्थ्यवर्धक अभ्यास रक्त को तेज बहने के लिए उत्तेजित कर सकते हैं। इसी तरह से सक्रिय कार्य तथा उपयुक्त साहस एक राष्ट्र में धन के परिसंचरण में वृद्धि करता है, लेकिन बुखार भी रक्त को जल्दी से बहने के लिए गति में ला सकता है। अतः गरीबों द्वारा धनी लोगों का शोषण भी धन का तेज परिसंचरण कर सकता है। यह स्पष्ट करने के लिए कि किस तरह गरीबी तथा संपत्ति बढ़ती है, रस्किन समुद्र तट के पास के क्षेत्र पर बचे हुए दो नाविकों का उदाहरण देता है। वो शुरू में कुछ सालों तक अपने परिश्रम द्वारा स्वयं का पोषण करने के लिए विवश होते हैं। यदि समान रूप से परिश्रम करते हैं तो उनको समान हिस्सा मिलेगा। उनकी राजनीतिक मितव्ययिता संयुक्त रूप से एकत्रित संपत्ति के सतर्क संचय तथा न्यायी विभाजन में निहित होगी। लेखक मानता है कि कुछ वर्षों के पश्चात प्रत्येक भूमि विभाजन करने के लिए तथा स्वयं के खेत में कार्य करने के लिए तथा उसके सहारे जीवित रहने के लिए सहमत होता है, लेकिन नई व्यवस्था के पश्चात उनमें से एक बीमार पड़ जाता है। वह दूसरे से अपने लिए कार्य करने के लिए कहता है, बाद वाला प्रदत्त कार्य करने के लिए सहमत हो जाता है तथा वह उसके लिए कई घंटों कार्य करता है। दूसरी कठिन समस्या उठती है। अयोग्य व्यक्ति की बीमारी कई वर्षों तक जारी रहती है। उस स्थिति में वे बीमार व्यक्ति के परिश्रम से चले जाने से गरीब होंगे। दो व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति उस संपत्ति से कम होगी जितनी की तब होती यदि दोनों स्वस्थ तथा कार्य करने की स्थिति में होते। इतना ही नहीं, इस स्थिति में यदि बीमार व्यक्ति अपने हिस्से को समाप्त कर लेता है तो वह भोजन के लिए अन्य व्यक्तियों पर अधिक निर्भर होगा। उसके लिए होने पर वह व्यक्ति जिसने उसके लिए कार्य किया है अपने समय को आलस्यपूर्ण व्यतीत कर सकता है। इस प्रकार एक व्यक्ति आर्थिक रूप से धनी होगा तथा दूसरा गरीब। एक व्यक्ति दोनों के लिए परिश्रम कर रहा होगा तथा किफायत से रह रहा होगा, जबकि अन्य आलस्य में अपना समय व्यतीत करता है। यह प्रकट करने के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह से अमीरी तथा गरीबी के व्यापारिक संबंधित रूपों को उदय करने वाली संपत्ति की असमानता विभिन्न लोगों के मध्य स्थापित की जा सकती है। इसके पश्चात रस्किन दो व्यक्तियों की बजाय तीन व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। दो किसान एक सुंदर द्वीप पर अपनी भूमि पर पृथक पृथक कार्य करते हैं, जबकि तीसरा वस्तुओं को एक किसान से दूसरे किसान के पास ले जाता है। दो किसान समृद्ध हो जाएंगे और दूत एक रियासत से दूसरी रियासत के लिए कार्य करता है जिसकी सही समय पर मुख्य आवश्यकता है। लेकिन मान लो कुछ समय पश्चात प्रत्येक व्यक्ति की कृषि की उन्नति को देखने वाला चीजों को छुपाना शुरू कर देता है। तब वह अत्यधिक आवश्यकता में किसी एक किसान से वह चीज ऐंठ सकता है जो वह चाहता है। उसकी चालाकी के कारण दूत धनवान हो जाएगा तथा उन दोनों के ऊपर नियंत्रण रखता है। लेकिन वे धनवान बन गए होते यदि प्रतिनिधि ईमानदार तथा निस्वार्थी होता। वह उनकी जागीरों को खरीदता है तथा उनको मजदूरों या नौकरों के रूप में रखता है। यह आधुनिक राजनीतिक मितव्ययिता के यथार्थ सिद्धांत पर प्राप्त व्यापारिक धन की एक दशा होगी। यह प्रायः समझा जाता है कि सोना हमेशा आनंद का एक साधन है, लेकिन रस्किन हमको बताता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है।
धन सही या गलत तरीके से एकत्रित किया जाता है। पूर्व दशा में यह प्रसन्नता तथा समृद्धता को बढ़ावा देता है, लेकिन यदि धन एकत्रित करने पर बहुत से लोगों को पीड़ायुक्त कष्टों में रखा जाता है तो इससे राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। शोषण करने वाले पूंजीपति धनवान बनने के लिए अपनी बोली में गरीब लोगों को कष्ट देते हैं। वह इस प्रकार के खजाने की तुलना वर्षा से खराब हुई संचित फसल से करता है। रूप रंग प्राय धोखा देते हैं। पीली धातु का टुकड़ा सूर्य के प्रकाश में सोने की तरह चमक सकता है। यह सोने की तरह चमकीला हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह सोना नहीं है। रस्किन के अनुसार जब एक व्यक्ति धनवान हो जाता है तो वह हजारों कर्मियों की मजदूरी का उपयोग करता है। उन्हें परिश्रम करना पड़ता है तथा अपने सभी आराम और यहाँ तक कि आनंद को भी त्यागना पड़ता है। उनका परिश्रम इतना कठोर होता है कि उनको पूर्ण रूप से साधनहीन कर दिया जाता है तथा उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं, जैसे कि उनको लकवा मार गया हो। वे कठिन परिश्रम के कारण मृत लोगों की तरह दिखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जहरीले पौधे का सेवन किया हो। जब इन गरीब मजदूरों को कार्य करने के लिए जोत दिया जाता है तो वे अपने अनुभव में सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनके कार्य का स्वभाव इस तरह का होता है कि यहाँ तक कि मजबूत व्यक्तियों का साहस भी लड़खड़ा जाता है और उसके समक्ष छीड़ हो जाते हैं। वे संचालन में बहुत सी बाधाओं का सामना करते हैं और फिर भी वे उत्पादन तथा निर्माण के अपने कार्यों में बाधाओं तथा परेशानियों की अवहेलना करते हुए कार्य करना या मजदूरी करना जारी रखते हैं। नेबूकदनेस्सर की तरह मालिक स्वर्ण की एक मिथ्या प्रतिमा का निर्माण करता है तथा अपने आश्रितों पर रौब जमाकर बाध्य करता है। नेबूकदनेस्सर जो राजा था ने बेबीलोन के प्रांत में ड्यूरा में स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित की। यहूदी जिन्होंने उसके आदेश की अवज्ञा की या तिरस्कार किया, उनको एक भट्टी में जला दिया गया। जो भी वास्तविक धन प्रतीत होता है वह एक आंतरिक बीमारी बाहरी प्रतीक है। धन के देवता मैनन की पूजा से अच्छा क्या है जब यह आध्यात्मिक निर्धनता की ओर ले जाता है। धन गलतियों को उत्पन्न करता है जो अंत में लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। यह गलत मार्गों पर इधर उधर घुमाता है। यह उसी तरह से अपवित्र है जिस तरह से भ्रमित करने वाले प्रकाश को दिखाकर जहाज नष्ट करने वाले द्वारा लूटा गया धन। वह अत्यधिक माल से भरे जहाज को किसी चट्टान से टकराने के लिए प्रलोभित करेगा, जिससे जब वह टकरा जाता है वह इसके नष्ट हुए सामान को एकत्रित कर सकता है। दोबारा यह उसी तरह से अपवित्र है जिस तरह से एक पवित्र सिपाही के मरने पर उसकी छाती से लूटे गए कपड़े। उस व्यक्ति से अधिक नीच कोई नहीं होगा जो मरे हुए पवित्र सिपाही के शरीर से कपड़े उतार लेता है। सबसे अधिक सस्ती खरीद तथा महंगी बिक्री का सिद्धांत अधिक भ्रमित करने वाला तथा स्वार्थी है। इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति के व्यापारी अन्य व्यक्ति की परेशानी की ताक में रहते हैं। सामान्य अवस्था में बाजार इतने लचीलेपन तथा आसानी से ऊपर नीचे नहीं हो सकता है जो उनके लिए बिक्री तथा खरीद का अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है। इसलिए वे किसी दुर्घटना की कामना करते हैं। आग फैल सकती है तथा छत की लकड़ियां पूरी तरह जल सकती हैं, तब लकड़ी का कोयला सस्ता होगा। उसी तरह से यदि भूकंप आता है तो इमारतें ढह जाएंगी और इससे ईंट सस्ती हो जाएंगी। इस प्रकार स्वयं के स्वार्थ हित के लिए एक व्यापारी अपने राष्ट्र के बारे में बुरा सोचने से नहीं झिझकता है। वह अपने राष्ट्र या देश की कीमत पर धनी बनना चाहता है। उसका राष्ट्र या देश आग या भूकंप से काफी हानि सहन कर सकता है, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करता है। रोटी या भोजन महंगे दाम पर बेचा जाएगा यदि यह उस धनी व्यक्ति द्वारा खरीदा जाता है जो एक बड़ा खेत या खेती का स्थान खरीदने जा रहा है। उस अवस्था में वह रोटी के लिए अधिक मूल्य देने की परवाह नहीं करेगा। अंत में यहाँ तक कि वह सिपाही भी अधिक महंगा मूल्य चुकाएगा जो उस बैंक को लूटने जा रहा है जिसमें खरीदने वाले ने अपना खाता चालू कर रखा है। मजदूरी को उनको राजनीतिक मितव्ययिता की समकालीन प्रथा के तले चुकाई जाती है। वह उनको गुलाम बनाने का साधन है। इस मजदूरी की तुलना घोड़े की लगाम से करता है जिसका प्रयोग घोड़ों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। लगाम सोने की हो सकती है, लेकिन यह फिर भी लगाम ही है, यानी गुलामी तथा शोषण का प्रतीक, तथा घोड़ा
फिर भी बोझा लादने का जानवर है, उसकी पीठ पर सोने के बने हुए सामान रखता है। असभ्य लोगों के लिए इस प्रकार की स्वर्ण की लगामें आकर्षक व सुंदर प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन वे लोग इस मामले पर समझदारी का तर्कपूर्वक सोच सकते हैं। वे समझते हैं कि शोषण का साधन है, वे उन मनुष्यों का अपमान कर सकते हैं तथा नैतिक बल को तोड़ सकते हैं जो राष्ट्र या देश का वास्तविक धन है। श्रेष्ठ तथा अच्छे इरादे के लोग भौतिक धन से बेहतर हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी पर क्राइस्ट के शासन के हजारों वर्षों की खुशहाल अवधि के दौरान इंग्लैंड भौतिक चीजों की खोजों की तरफ आकर्षित नहीं होता था। वह इस प्रकार की खोजों को उन असभ्य राष्ट्रों को स्थानांतरण करने में संतुष्ट था जो सबसे पहले धन की तरफ आकर्षित थे। ये भौतिकवादी विचार अमानवीय देशों में अधिक प्रचलित थे। इंडस नदी का स्वर्ण तथा गोलकोंडा के हीरे घोड़े की साज की सजावट कर सकते थे या श्रेष्ठ तथा अपवित्र नागरिकों को सजा सकते थे। उनके लिए वे केवल बोझ हैं, क्योंकि बिना श्रेष्ठता के सांसारिक संपत्ति का क्या मूल है। यहीं पर यह निबंध समाप्त होता है। धन्यवाद।